हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 16 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों, एक पीस समिट हुई है अभी हाल फिलहाल में इजिप्ट में हुई है, जिसमें मतलब जिसकी होस्टिंग मतलब एक तरह से आप मान लीजिए जिसको चेयर कौन किया है, मतलब इजिप्ट और यूएस ने दोनों ने मिलकर एक साथ में चेयर किया, उसको मतलब होस्ट किया है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है शर्म अल शेख पीस समिट। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे है दोस्तों? ये जो नाम देख रहे हैं ना, मोस्टली जो नाम समिट के आगे आते हैं वो प्लेसेस का नाम होता है। तो यहाँ पे जो प्लेस है वो है शर्म अल शेख, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, इसी को दोस्तों 2025 गाजा पीस समिट भी कहा जाता है दोस्तों। अभी हम लोग ये जो गाजा वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल में मैं बताता हूँ दोस्तों, एक्चुअली में इशू क्या चल रहा है। जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि मतलब इजराइल और मतलब हमास के बीच में कितना बड़ा टकराव चल रहा है दोस्तों। और जो टकराव चल रहा है ना, वो जैसे कि मतलब सबसे पहले हमास ने मतलब इजराइल के लोगों को कैदी बनाया, फिर अब इजराइल ने भी कैदी बना लिया उनके लोगों को। अब बमबारी होकर मतलब गाजा, ये जो गाजा पतली से स्ट्रिप दिख रही है दोस्तों, ये देखिए मैं बड़े में दिखाता हूँ, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया है, मतलब इतना छोटा सा पोर्शन दोस्तों, इसको मतलब धज्जियां उड़ा दिया है इजराइल ने, है ना। तो अभी यहाँ पे पीस को मतलब समझ लिए शांति बनाए रखने के लिए और दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कुछ मतलब पीस टॉक हुआ है, मतलब 20 पॉइंट्स का मतलब एक ट्रम्प जी ने निकाला था, तो उसी सबको फॉलो करने के लिए तो एक समिट रखा गया। ठीक है, और सबसे बेवकूफ़ी वाली बात क्या है दोस्तों ना, यहाँ पे जिसके लिए रखा गया ना हमास है ना इजराइल, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, चलिए इसी को कहा जाता है 2025 गाजा पीस समिट। ठीक है, डिक्लेरेशन इसमें क्या है, इस डिक्लेरेशन का नाम है दोस्तों द ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर इंड्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये किसके द्वारा साइन किया गया? तो खुद डोनाल्ड ट्रम्प जी ने साइन किया है, यूएस प्रेसिडेंट जो है। उसके अलावा जो इजिप्ट, कतर और टर्की के लीडर हैं उन्होंने भी साइन किया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पीस मतलब एक तरह से पीस को मतलब इनिशिएट किया जा रहा है इसके थ्रू ना, और क्योंकि काफ़ी दिन से ये वॉर चल रहा है। ठीक, और उसके अलावा देख लीजिए ये हुआ कब है, तो 13 अक्टूबर। ये नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ध्यान रखिए 2025 में अक्टूबर में हुआ है। ठीक है, और चेयर कौन किया है? तो इजिप्ट और यूएस लीडर दोनों ने साथ में मिलकर इसको चेयर किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका यूपीआई से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या है ना, मतलब कौन से स्टेट में कितना यूपीआई का यूसेज हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को दिखाने के लिए एक रिपोर्ट है जो आरबीआई निकालती है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली क्या ये जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, ये मंथली बेसिस पे निकालती जरूर है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि यूपीआई के बारे में थोड़ा सा पता चले। ठीक है, तो ये जो यूपीआई यूसेज इंटेंसिटी इन इंडिया है दोस्तों, ये सितंबर 2025 की रिपोर्ट आई है। किसके द्वारा लाई है? तो आरबीआई की स्टडी के द्वारा, मतलब ठीक है, उसने उस पर मतलब पूरा रिपोर्ट बनाया। ठीक है, ये क्या है, ये मेजर्ड और रिपोर्टेड मंथली बेसिस पे होती है, मतलब हर महीने ये आपको मिलेगा। ठीक, इसमें रैंक वाइज देखेंगे तो तेलंगाना नंबर 1 पे है, मतलब अगर यूपीआई यूसेज इंटेंसिटी के हिसाब से देखेंगे और कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूपीआई का। सेकंड आप देखिए कर्नाटका है, थर्ड में है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग को मेन क्या जानना है दोस्तों, इसमें ये जानना है हम लोग को यूपीआई के बारे में। ठीक है, यूपीआई है क्या दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये कब डेवलप हुआ था दोस्तों? ये 2016 में डेवलप किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था दोस्तों एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मतलब इंस्टेंट, मतलब जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे ही जिस अकाउंट में पेमेंट करोगे उस अकाउंट में तुरंत के तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट्स यूजिंग अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। ठीक है, और किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है दोस्तों यूपीआई? तो ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इसमें मेन बात क्या जानना है दोस्तों, जो मतलब जो यूपीआई के बारे में है, इंडिया से बाहर मतलब पहली कंट्री जिसने मतलब यूपीआई को यूज़ किया है मतलब पेमेंट सिस्टम के लिए, तो वही भूटान, मतलब फर्स्ट कंट्री आउटसाइड इंडिया जिसने कि यूपीआई को एक्सेप्ट किया। कब किया है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2021 में किया। किसने किया? भूटान जी ने किया। ठीक है, मतलब कंट्री है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाकी कंट्रीज़ भी हैं जैसे नेपाल है, मॉरिशियस है, फ्रांस है, यूएई है, सिंगापुर है और श्रीलंका और सिप्रस भी है। ठीक है, पर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि भूटान तो पहली कंट्री होगी इंडिया से बाहर, पर ध्यान रखिए यूरोप में मतलब यूरोपियन जो मतलब कंट्री है उनमें सबसे पहली कंट्री अगर कोई देखेंगे तो वो फ्रांस थी जिसने मतलब यूपीआई को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आ जाता है दोस्तों, वो है एनपीसीआई। क्या है ये? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको फाउंड किसने किया था? तो दो संस्था मिलकर की थी दोस्तों। एक तो आरबीआई खुद होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी जो सेंट्रल बैंक है इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और उसके अलावा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिल के इसको बनाया था। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू बनाया था? तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, एक तरह से मतलब पूरे इंडिया में रेगुलेट करने के लिए पेमेंट्स को इस चीज़ को लाया गया था। ठीक है,
ये स्टैब्लिश का हुआ था, तो मतलब ये 2008 में, ऑफिशियल डेट यही है दोस्तों, दिसंबर 2008 ऑफिशियल डेट है जब ये स्टैब्लिश हो गया था, एक तरह से इन प्रोसेस हो गया था। और ये जो है आपका एक्ट है, ठीक है। और इसलिए नहीं, मतलब बहुत सारे मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि मतलब यूपीआई हो गया, उसके बाद यूपे हो गया, आईएमपीएस हो गया, ठीक है, नाच हो गया या भीम ऐप हो गया, ये सारे इसी के द्वारा, मतलब इसी के हेल्प के द्वारा ही आए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, ये है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये मतलब इंडिया का, मतलब होता तो इंडिया का ही है, पर ये जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक इवेंट है, ठीक है। ये 9th एडिशन इस बार 2025 में 8 से 11 अक्टूबर हुआ है दोस्तों, मतलब डेट नॉट इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखिएगा, ये 9th एडिशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इवेंट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ सी, मतलब इंडिया। अब इसमें आपको याद ये रखिएगा दोस्तों, इसका जो थीम है इस बार इनोवेट टू ट्रांसफर, छोटा सा है तो ये पूछ सकता है वनडे एग्जाम में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 9वां एडिशन है, तो पहला एडिशन कब हुआ था, तो पहला एडिशन हुआ था 2017 में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या रहता है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लाया गया था दोस्तों, जिसका मतलब अभी 4th एनिवर्सरी हुआ है, ठीक है। तो उसी तहत मतलब कुछ कुछ मतलब नए इनिशिएटिव्स को लाया गया है सामने, ठीक है। तो हम लोग को लिए जानना ये जरूरी है कि ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था क्या, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने का मेन मकसद क्या था दोस्तों, कि जो भी लॉजिस्टिक क्या होता है, जैसे कि मतलब जिसमें मतलब अगर मान लीजिए कोई सामान आपने कहीं से कहीं भेजना है, तो मतलब जैसे कि आपका एक प्लानिंग होता है, उसके बाद आपका मतलब कुछ चार्जेस होते हैं, मतलब बाय रूट, मतलब रोड जा रहे हैं, या फिर मतलब सारी जो प्रोसेस, मतलब उस शिप तक या फिर किसी भी जहाँ तक जाना है वहाँ तक जो जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी मतलब प्रोसेस होता है, वो सबको मतलब आप एक तरह से आप कह सकते हैं वो लॉजिस्टिक हो गया, ठीक है, लॉजिस्टिक डिवीजन हो गया, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट किसके अंडर किया जाता है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर मतलब इसको किया जाता है, मतलब इम्प्लीमेंट, और वो भी इसके लॉजिस्टिक डिवीजन में, ठीक है। इसका बजट जो है उस समय रखा गया था 100 लाख करोड़ 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो मतलब फेयर लगते हैं ना उनको मतलब लिमिटेड कराना, मतलब एक्चुअली जो ऑप्टिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम जितना कॉस्ट लगे उसको यूज़ करना, ठीक है। ये नहीं मतलब जहाँ पे रोड से काम चल सके, मतलब रेल से चले जाएँ, रेल से काम चल सके तो रोड से चले जाएँ, मतलब एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन से चला जाए, मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे, तो उस हिसाब से एक पर्टिकुलर मतलब टारगेट लेके प्रिंसिपल के हिसाब से, या फिर मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, तो उसी को मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो इसका मेन फोकस क्या है कि टू प्रोवाइड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। और ये जो कनेक्टिविटी है किसी के थ्रू भी, उसके रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे एयर मतलब हवा के थ्रू हो, मतलब जैसे एरोप्लेन हो गया या फिर शिप हो गया, जो भी हो, ठीक है। और ध्यान रखिए ये 7 इकोनॉमिक जोन्स में मतलब ड्राइवन है, मतलब जैसे इसमें जो ट्रांसपोर्ट के लिए अगर देखेंगे तो कौन कौन सा है, जैसे कि रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, ये सब मिनिस्ट्री, ये सब मिल के बनी है दोस्तों, ये ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें ये सब मिल के काम करते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, वाटरवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो भी इसमें काम करेगी, ठीक है, एक साथ, ठीक। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव वही मेरा मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब आप जैसे कोई सामान आप बेच रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, तो जो आपका पर्टिकुलर चार्जेस लगता है, चाहे रेल के थ्रू भेजो या फिर रोड के थ्रू, अगर मान लीजिए आपका सबसे कम किस में लगेगा उस चीज़ को लाना सामने, वही है आपका दोस्तों लॉजिस्टिक, ठीक है। तो टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है, और इन्हेंस करना ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, फायदा तो होगा ही। और एम क्या है इसका, तो टू इंश्योर फास्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल, मतलब इसके थ्रू क्या है, जो भी प्रोजेक्ट है उनको अप्रूवल जल्दी जल्दी मिले, और जो डिले होते हैं उनको कम से कम किया जा सके, मतलब और जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा सके, मतलब यही है। और जब अभी इस बार जो मतलब 4th एनिवर्सरी हुई, तो मतलब बहुत सारी स्कीम्स को लाया गया, उसमें से जैसे एक आपका लीड्स हो गया 2025 लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंशियल, ये लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड है, उसको और मतलब आप समझ लीजिए इनहेंस करना उस प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद पीएमजीएस डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान, ये एक तरह से मतलब करीब करीब 112 समथिंग है उनको सेलेक्ट किया गया है, मतलब ऐसे लगाने के मतलब एक बार मतलब पायलट प्रोजेक्ट की तरह, फिर बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब किसके लिए, एक तरह से मतलब जो रूरल रोड कनेक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, ठीक है।
फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये फेयर से फुर्सत स्कीम है। ये क्या है दोस्तों, इसमें सिंपल सा आप फंडा जान लीजिए दोस्तों। जैसे कि क्या है, अगर मान लीजिए अभी दिवाली आ रही है ना, अभी अगर आप ये चाहेंगे कि घर जाना चाहेंगे तो आपकी टिकट बहुत महंगी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कल जाना है या परसों जाना है आपको, तो बहुत महंगी मिलेगी, और आपने एक महीने पहले अगर खरीदोगे तो वो सस्ती मिलेगी। तो ये जो मतलब वेरिएशन आता है दोस्तों ना, ये वेरिएशन ना हो, मतलब अगर आप उस दिन भी खरीद रहे हो तो सेम दाम मिले, और इस दिन भी खरीद रहे हो, दिवाली के दिन भी खरीद रहे हो, 10-15 दिन बाद भी, तो आपको सेम ही दाम मिले। तो ऐसी व्यवस्था लाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, फेयर से फुर्सत। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो यूनियन मतलब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, इनका नाम है किंजारापू राम मोहन नायडू, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसको ऑपरेट कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री, ये इसी डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये मैनेज किसके द्वारा किया जाए, तो अलायंस एयर, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है। रीजनल एयरलाइन है इंडिया की, पर ये गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑन की जाती है, ठीक है। अब इसमें एम क्या है, रिलीफ फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग एयर टिकट प्राइसेस, वही मैंने जो आपको बताया दोस्तों कि मतलब जो प्राइसेस जो है, मतलब समय के हिसाब से ना घटे, एक समय से मतलब एक अंतराल में हो, मतलब एक पीरियड के समय वो दाम सेम ही रहे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल, प्रिडिक्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री। अभी मान लीजिए उस समय आपने कर लिया तो आपको टेंशन नहीं हुआ, अब मान लीजिए अचानक से जाना पड़े तो अब आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि भाई अभी तो इतना तगड़ा दाम हो जाएगा, है ना। तो वही सब चीज़ों को मतलब मैनेज करने के लिए, और सबसे मेन है कि जो डायनेमिक प्राइसिंग मतलब जो ऊपर नीचे होते रहते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए इस चीज़ को लाएगा, और ऑफरिंग ट्रांसपेरेंट स्टेबल फेयर, ठीक है, जो स्टेबल रहेगा पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं, मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वैसा नहीं मतलब कि आपको आज कुछ और दाम पे मिला कल किसी और दाम पे मिलेगा, ठीक है। स्पेशल फोकस क्या है, टायर 2 और टायर 3 सिटीज है, मतलब थोड़ा सा मतलब उतने डेवलप नहीं होते, मतलब वेल वो वाली स्टे मतलब जो सिटीज़ हैं जो टायर 2 या टायर 3 में आते हैं उनके लिए, ठीक है। और सबसे और उसके अलावा जो पहली बार मतलब फ्लाइट में बैठेंगे उनके लिए भी, ठीक है। अभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट चला, यही मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। किसके अंदर में है, तो ये उड़ान के अंदर में। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं उड़ान, उड़ान ने उड़ाया है लोगों को, ठीक है। उड़ान क्या है दोस्तों, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है एक तरह का दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक है। अब इसका मकसद क्या था दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि कुछ ऐसे मतलब एरिया हैं या कुछ ऐसी रीजन है जहाँ पे कि मतलब जो आप समझ लीजिए जो एयरलाइन सेक्टर है उसको फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है ना, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको उस एरिया में जो जो नुकसान हो रहा है मतलब उस पर्टिकुलर एयरलाइन को, तो उसको चाहे मतलब आप मान लीजिए इस क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक तरह से मतलब किसी तरह फाइनेंशियली उनको फ़ायदा देना, ठीक है। किसी की ना किसी तरह से मतलब उनको एक सब्सिडी के द्वारा या फिर फाइनेंशियली हेल्प के द्वारा उनको देना, ताकि उनका वहाँ पे नुकसान ना हो और वहाँ के लोग भी कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है, इस चीज़ का यूज़ कर पाएँ, ठीक है। लॉन्च 2016 में हुआ था। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है एक तरह से, नोडल एजेंसी जो है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग, वही गैप फंडिंग मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसमें जो है 80% यूनियन देगा और 20% स्टेट, सॉरी दोस्तों। और वायबिलिटी गैप फंडिंग वही बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई एयरलाइन वर्क करती है उधर, अगर उसको मतलब 2000 का टिकट चाहिए पर वहाँ पे उस तरह का शेयर है नहीं, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो वही जो गैप हो रहा है ना, वो गैप जो है सरकार फुल करेगी, चाहे किसी भी तरह से करेगी पर करेगी, ठीक है। 2025 तक अभी तक दोस्तों 235 रूट में उड़ान वाली स्कीम को मतलब कर दी गया है पारित, और उसके बाद 92 एयरपोर्ट इसके अंडर में ऑपरेशनलाइज भी हैं, ठीक है। अब ये जो है स्कीम जो चली थी दोस्तों, उड़ान 1.1 के हिसाब से स्टार्ट हुई थी 2017 में, और उसके बाद उड़ान 5.5 तक 2024 तक चली है और अभी भी चल रही है, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये आपका है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये एक तरह का रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने लाया है, ठीक है। इसमें की पॉइंट आप बस इतना ध्यान रखिए, पहला तो आप जान लीजिए इंडिया को इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, ठीक है। इस रिपोर्ट के तहत क्या कहा जा रहा है दोस्तों ना, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, मतलब ग्लोबली अगर देखेंगे तो 8% इसका शेयर है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो
इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब एक वैसा एरिया जहाँ तक वो मतलब हार्नेस कर सकता है, मतलब मिनरल्स विनरल्स को, ठीक है, मतलब राइट नहीं होता है, बस ये हार्नेसिंग कर सकते हैं, मतलब अगर वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करना चाहें, ठीक है। उसके बाद ये जो जोन है ये स्पैन कहाँ तक करता है, मेन मेरा मकसद ये था दोस्तों आपको बताने का, जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो, तो दोस्तों मेरा मेन मकसद यही था कि ये कोस्ट लाइन ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मतलब इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, तो 11,098 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें जानने वाली क्या बात है, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए नीति आयोग के बारे में। ये स्टैब्लिश कब हुई, तो पहले प्लानिंग कमीशन चलती थी दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं ना, उसके तहत 5 ईयर प्लान चलता था प्लानिंग कमीशन के तहत, ठीक है। उसके बाद उसको हटा के जनवरी 2015 में नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। और ये एक तरह से समझ लीजिए इंडिया का एपेक्स पॉलिसी, मतलब इंडिया के लिए रिलेटेड, उसके मतलब डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, हर तरह के मतलब डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं ना, वो पॉलिसी मतलब नीति आयोग के तहत ही बनाया जाता है, मतलब सो थिंक टैंक बोल दीजिए एक तरह से इंडिया का, ठीक है, मतलब इंडिया एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन हमेशा पीएम होते हैं, समझिए, और वाइस चेयरपर्सन जो होते हो, ये किसको कौन अपॉइंट करते हैं, इनको ये अपॉइंट करते हैं पीएम। अभी हाल पीएल में करंटली अगर देखें तो सुमन बेरी जी हैं। उसके बाद सीईओ कौन है, इसको कौन अपॉइंट करते हैं, इनको भी पीएम जी अपॉइंट करते हैं, मतलब मोदी जी ही किए हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर। ये कौन है, अभी कौन है ये सीईओ, मतलब ये नीति आयोग के, तो BVR सुब्रमण्यम। और फुल, उसके बाद आ जाते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। उसके बाद एक्स ऑफिसियो मेंबर कितने होते हैं दोस्तों, तो अगर देखेंगे मैक्सिमम जो हो सकता है अप टू 4, कहाँ से, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 4 हो सकते हैं। और गवर्निंग काउंसिल जो मेन काम करती है, तो उसमें पीएम आ जाते हैं, स्टेट्स के सीएम आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मतलब, और बाकी यूनियन टेरिटरीज में मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको, ठीक है, और अदर यूनिवर्सिटी, इन सबको लेके क्या बोला जाता है, टीम इंडिया। ये सारा जो ग्रुप है ना, इसी को टीम इंडिया भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये है अभी विशाखापट्टनम न्यूज़ में। ये क्यों न्यूज़ में, सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ पे लॉन्च हुआ है इंडिया का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके लिए, पब्लिक गुड। पब्लिक गुड मतलब जो पब्लिक रिलेटेड इशू होता है, जैसे गवर्नेंस हो गया, या फिर डिजास्टर रिलेटेड हो गया, या फिर आप मान लीजिए सिटीजन सर्विसेज हो गया, या एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें क्या है कि AI का यूज़ करके सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, बस इतना ही। पर ये कि इंडिया का पहला ऐसा कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है जो कि पब्लिक गुड्स के लिए मतलब मतलब काम करेगा, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे है, तो इसको बनाया गया है कोलैबोरेशन से, किसके, एक तो गूगल क्लाउड इंडिया है। ये क्या देगा दोस्तों, ये आप मतलब देगा एक तरह से AI टूल्स, और उसके अलावा क्लाउड मतलब एरिया, ठीक है। और टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन क्या है, ये एक तरह से इसको लीड करेगा, ठीक है, एक तरह से हब क्रिएट करेगा, ठीक है। अब एम इसका क्या है, टू यूज AI फॉर एड्रेसिंग पब्लिक सेक्टर चैलेंजेस, वही जैसे गवर्नेंस हो गया, सिटीजन सर्विसेज हो गया, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एजुकेशन, वही मैंने जो बताया दोस्तों, ETC। और ये सेंटर जो लीड कौन करेगा, TBRF करेगा दोस्तों, टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन, एज ए हब फॉर अप्लाइड AI रिसर्च एंड डेवलपिंग पब्लिक सर्विसेज सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाता है गूगल क्लाउड, क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा AI टूल्स को करेगा, ठीक है। इसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है मालदीव्स। तो सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैप में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जस्ट नीचे जो इंडियन ओशन है, तो वहाँ पे ये है मालदीव्स, इसकी राजधानी माले है। पहले बहुत आँख दिखाता थे, अभी शांत बैठे हैं भाई सब हमारे, ठीक है। तो मालदीव्स क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, ये पहली कंट्री है जिसने ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जो कि HIV से होता है, मतलब जो माँ से बच्चे में फैलता है, HIV हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया, और हेपेटाइटिस, इसने अचीव कर लिया इस ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ जो प्रोग्राम है उसको पहले इम्प्लीमेंट कराया था और अब अचीव कर लिया, ठीक है। सॉरी दोस्तों। और बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, तो इंडिया में कोई ऐसा है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, तो वो है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या है, ये लॉन्च हुआ है और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को, ट्रिपल एलिमिनेशन, यही जो माँ से बच्चे में फैलने वाली बीमारी है, HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन तीनों पर्टिकुलर बीमारी के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले आता है दोस्तों HIV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो ये है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसीज वायरस, ठीक है। ये एक तरह का वायरस है दोस्तों जो कि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, प्राइमरीली जो CD4 और T सेल। एक्चुअली क्या T सेल क्या काम करते हैं दोस्तों, जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, वो मतलब
जो इम्यून वाले से सेल्स हैं या टिश्यू, वो मतलब शरीर पे ना अटैक कर दे, मतलब हमारी इम्यूनिटी ऑटो इम्यून अपने आप ही मतलब शरीर पे ना अटैक करे, शरीर के ही सेल्स या टिश्यू को ना नष्ट करने लगे। तो उसके लिए ये टी सेल या CD4 टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं को ये टारगेट करता है। जब इनको टारगेट करेगा तो इम्यून सिस्टम क्या होगी, वीक हो जाएगी, खुद के मतलब ये शरीर को अटैक होने लग जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए अगर इस चीज़ का ट्रीटमेंट ना हो और मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, ठीक है, तो यही जो हो जाए HIV जो हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एड्स में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एड्स HIV में कन्वर्ट नहीं होता है। HIV एक वायरस है जो कि मतलब बाद में एड्स में कन्वर्ट कर हो जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब HIV से बचना हो तो क्या करें उस दोस्तों, एक तो कॉन्डम हो गया, उसके अलावा हो गया PrEP और PEP। दोस्तों HIV से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्चुअली क्या है ना, PrEP क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका जो प्री होता है, मतलब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। एक्चुअली इसमें मेन सिंपल सा फंडा क्या है दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई HIV नेगेटिव आया है, पर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि वो मतलब क्या पता मतलब उसको मतलब हो सके HIV, तो उसके केस में ये वाली चीज़ होती है HIV से बचाने के लिए। और PB क्या है, ये तो एक तरह से इमरजेंसी हो गया, मतलब आप समझ लीजिए कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, एक इमरजेंसी है जो कि मतलब अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी हो जाए, जब दिख जाए कि मतलब हाँ उसको मतलब HIV मतलब है, तो उसके जब पता चलता है उसके 72 घंटे के अंदर में मतलब एक तरह से इमरजेंसी सोल्यूशन है इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ART। ये भी एक सॉल्यूशन है किसके लिए, HIV के लिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दोस्तों। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है दोस्तों, किसके लिए, HIV के लिए। ये क्या करता है दोस्तों ना, खत्म नहीं करता दोस्तों, आप समझ रहे हो ना, वायरस को खत्म नहीं करता, ये बस क्या करता है ना, उस वायरस को कंट्रोल करता है, उसका जो लोड है, उसका जो इफेक्ट है उसको कम करता है। ठीक है, और उसके जो प्रोग्रेशन है, मतलब जो मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, ताकि वो बाद में एड्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो बस ये कि मतलब थोड़ा सा रिस्क जो है HIV ट्रांसमिशन का दूसरों के लिए घट जाता है इससे, ART की वजह से। ठीक है, उसके बाद आता है एक और आता है जो इसमें 3 बीमारी है ना, 3 में से एक HIV हम लोग पढ़ लिए, तो दूसरा है आपका सिफिलिस। सिफिलिस कुछ नहीं दोस्तों, जो घाव होते हैं ना, जैसे जो मतलब अगर मान लीजिए आप दाद देखो ना, दाद हो जाता है कहीं कहीं, है ना, तो वैसे ही टाइप का, पर उसमें क्या है ना, कहीं भी जैसे गाल के अंदर हो गया या फिर होठ पे हो गया या शरीर पे कहीं भी, मतलब ऐसे ही सोर आ जाते हैं, सोर बोला जाता है इंग्लिश में, वो जो घाव टाइप के दिखते हैं, वैसे ही कुछ हो जाता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और ये तीनों तीनों जो है माँ से बच्चे में फैलता है। ठीक है, इसीलिए इन तीनों को मतलब रखा गया है इस चीज़ में। ठीक है, एलिमिनेशन वाले प्रोग्राम में। ये कैसे होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पल्लीडम। ठीक है, ये एक तरह से मान लीजिए बहुत ही खतरनाक ही है एक तरह से, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ये। और पर ये है कि अगर अर्ली स्टेजेस में देखा जाए तो ये क्योरेबल भी है। ठीक है, और तीसरा आ जाता है हेपेटाइटिस बी। ये बस हेपेटाइटिस मतलब आपका लीवर इन्फेक्शन, मतलब लीवर फेलियर हो सकता है या फिर लीवर कैंसर। और सिरोसिस क्या होता है, सड़ जाना, एकदम एकदम सड़ जाना लीवर का। ठीक है, वही सिरोसिस कहलाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होता है दोस्तों। ये 2 तरीके से होता है, या तो ये एक्यूट होगा या तो क्रोनिक। क्रोनिक मतलब आप समझ लिए लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक चलता है। और एक्यूट मतलब कुछ महीने तक चलता है। ठीक है, सॉरी। ये कैसे फैलता है, तो जैसे ब्लड के द्वारा हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा हो सकता है, या फिर माँ से बच्चे के अंदर। इसी के लिए तो रखा जा रहा है वैक्सीनेशन, इसका अवेलेबल है छोटे बच्चों को, मतलब स्टार्टिंग में दे दिया जाए तो, है ना। नाइन्थ न्यूज और नाइन्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट वेयरेबल। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ फोटो तो याद रह जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप इसको, ये जो रिंग देख रहे हैं ना, ये बस आप रिंग देखिए, ये रिंग 1 है। ठीक है, ऐसे हाथ में पहना जाएगा। ठीक, अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ा के रहा हूँ दोस्तों। ये इंडिया का पहला वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए इस अंगूठी को पहनो और आप जाके बस जैसे कि एक पॉइंट पे अगर आपने जैसे इसको मतलब स्कैन किया ना, तो अपने आप ही मतलब पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। मतलब एक तरह से टोकन है, टोकन सर्विस है, जिसके द्वारा क्या है, मतलब पहले से डिसाइडेड होगा कितना अमाउंट कटेगा, और उसके बाद बस रिंग को जाके उस पर्टिकुलर लोकेशन जो कि मतलब उसको मतलब सपोर्ट करती हो, उस चीज़ को पर्टिकुलरली बोला जाता है दोस्तों नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मतलब एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि जब से मतलब कोई 2 चीज़ मतलब बहुत मिनिमम डिस्टेंस पे आते हैं, एक मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसी ही एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कि मतलब मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। पर मनी जो ट्रांसफर होता है एज ए टोकन होता है दोस्तों, पहले डिसाइड पहले हो जाता है। ठीक है, इससे बस छुआने का काम होता है, जाके छू दिए और पेमेंट हुआ हुई है। ठीक है,
ये किसके द्वारा पावर्ड है दोस्तों? तो ये मूस वैलेट, मतलब ये आप समझ लीजिए IIT मद्रास की एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, ठीक है। और उसके अलावा NPCI रुपए नेटवर्क, मतलब दोनों मिलके NPCI और मतलब मूस वैलेट ने मिलके मतलब एक तरह से कोलैब करके ही मतलब इसको बनाया है, ठीक है। मतलब रिंग टाइप का है, उंगली में पहनो और जाके धड़ाधड़ धड़ाधड़ पेमेंट कर दो, ठीक है। पर ये पहले से उसको मतलब टोकन की तरह करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करता है? तो अलाउस यूजर टू मेक इंस्टेंट सिक्योर पेमेंट्स बाय सिंपली टैपिंग ए स्मार्ट रिंग कॉल्ड रिंग वन। टैप कर दो, ऐसे उंगली लिया, ऐसे टैप कर दिया, ऐसे टैप कर दिया, अपने आप पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और NFC मतलब उससे रिलेटेड जो होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो इसको इनेबल कर रहा होगा, ठीक है, टर्मिनल विदाउट नीड ऑफ अ फोन, कार्ड और वैलेट। पहले टोकन शिप कर लिया और जाके जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ऐसे छुआ दो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मतलब उंगली में रिंग की तरह पहना जाता है, ठीक। उसके बाद 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है मिशन दृष्टि। ये कुछ नहीं दोस्तों, एक स्पेशल सैटेलाइट है। स्पेशल सैटेलाइट में क्यों बोल रहा हूँ? ये इंडिया का पहला और दुनिया का इकलौता मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है दोस्तों, ठीक है। ये मतलब आप करीब करीब 2026 की शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसको बनाया किसने है? तो ये बनाया है गैलेक्स आई स्पेस, जो कि IIT बेस्ड एक स्टार्टअप है। इसमें क्या है ना, जो अर्थ है उसकी जो पिक्चर है वो मतलब नाइट हो चाहे मतलब बादल हो चाहे वेदर खराब हो, उस समय भी फोटो एकदम एक नंबर फोटो आएगी इस वेव सेटेलाइट के थ्रू। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों? तो ये दो तरीके से काम करता है, दो तरह के कैमरे से इसके पास। एक है आपका SAR, सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें क्या है दोस्तों, ये एक रडार कैमरा है जो कि माइक्रोवेव रडार्स को मतलब जो पल्सिस होती है उनको इमिट करेगा, वो ग्राउंड से टकरा के वापस आएगा तो उन्हीं को उसको रिकॉर्ड करके ये बाउंस बैक करके मतलब बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्टिकल कैमरा है। ये नॉर्मल जो कैमरा होता है ना उसी की तरह मान लीजिए एक कलरफुल क्लियर पिक्चर खरीदने मतलब खरीदने नहीं खींचने के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।